फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम जो 16 तारीख यानी CTET का जो पहला पेपर था 16 तारीख दिसंबर 2021 का आपके जो आंसर की है वो अभी ऑफिशियल नहीं आई है, बल्कि आपके पास जो पेपर आ चुका है। आपने जितने भी क्वेश्चन में रिस्पॉन्स किया है, जो आपने आंसर लगाए हैं, आप अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी के आज हम आंसर देखेंगे और आप अपने आंसर मैच करिए और हमें बताइए कि आपके 30 में से कितने नंबर बन रहे हैं। इसमें हम CDP का भाग देखेंगे, EVS का भाग पहले डल चुका है चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद हिंदी का भाग मिलेगा। तो आप जिस तरह से ये जो 16 से लेकर और यानी 21 तक के 21 जनवरी तक के जितने भी पेपर हैं 21 जनवरी 2022 के, वो आपको सारे के सारे मिलते चल जाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि आंसर को एक्यूरेट सॉल्व करना और आपको सही आंसर देना में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो इसलिए आप चिंता ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम 16 तारीख का जो पेपर है उसका CDP का भाग देखेंगे। ये वो पेपर है जिसमें बच्चों ने एक ही पेपर दिया था, यानी कि 16 तारीख वाला पेपर वो है फर्स्ट डे। टेक्निकल इशू के कारण जिन बच्चों का पेपर 2 नहीं हुआ था, वो पेपर 2 कौन सी तारीख को हुआ था, यानी फिर वो पेपर हुआ था 17 जनवरी को। और इसमें भी बहुत से बच्चों का पेपर 1 छूट गया था, तो वही पेपर फिर इन्होंने 17 तारीख को कंबाइंड कर दिया था। तो आज हम 16 तारीख वाला 16 दिसंबर वाला पेपर का CDP का भाग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। का पेपर है तो हम देखेंगे किस किस तरह के उस दिन क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें सिर्फ एनालिसिस मिलता था आपके द्वारा और बच्चों के द्वारा सिर्फ हमें क्वेश्चन का ये पता चलता था कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। आज हमारे पास पूरा पेपर है तो हम उसमें क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके क्या आंसर होने चाहिए। तो CDP का भाग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरण करने का उत्तम तरीका नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? नहीं है। क्यों नहीं है ये सबको पता है। जैसे आप किसी को भी पुरस्कार के थ्रू, मान लीजिए एक कक्षा में 20 बच्चे हैं और आप टीचर हैं, तो आप अगर पुरस्कार के थ्रू किसी भी बच्चे को अधिगम या किसी पुरस्कार के लालच में अधिगम करा रहे हैं तो वो कुछ ही समय तक सही रहेगा, उसके बाद दिक्कत दे सकता है। और वो कहाँ से होगा? आंतरिक अभिप्रेरण क्षमता से होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसमें आंतरिक अभिप्रेरण क्षण होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लियो वाइगस्टी के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। अगर हमें इसे काटना होता तो अगर ये देखिए केवल 2 जगह आ रहा है तो केवल भी कट जाएगा और सिर्फ बचा क्या? ऐसे क्वेश्चन में जैसे एक बार को आपने देखा होगा अनुवांशिक और एक जगह वातावरण दे देता, केवल अनुवांशिक केवल वातावरण, जहाँ पर दोनों चीजें मिले वहां पर उसका एक्यूरेट आंसर होगा। इन छोटी छोटी ट्रिक्स से ही आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, पर बच्चे उस चीज का ध्यान नहीं देते हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत लगा देते हैं। इसलिए कहा जाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड होगी अच्छी, और मॉक टेस्ट में सबसे अच्छा फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए CTET का पेपर होता है 2 घंटे 30 मिनट का, आप उस पेपर को करिए 2 घंटे में, यानी 2 आवर में पेपर को करिए। आपकी स्पीड इतनी मेंटेन हो जाएगी कि आप उस पेपर को बहुत जल्दी कर पाएंगे, और वही एक अच्छे टेस्ट का कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? क्या कर पाते हैं? वो कर पाते हैं प्रतीकात्मक खेल, क्योंकि इस क्या पूर्ण सक्रियात्मक चरण के बारे में बोल रहा है, तो उसमें क्या कर पाएगा? प्रतीकात्मक खेल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं की ओर इंगित करता है? क्या करता है? इंगित करता है। तो क्या होगा? कौन सा समूह होगा? देखिए, इसका आंसर होगा सृजनात्मकता, प्रतीकात्मकता, कमी और अपसारी चिंतन। तो इसके लिए अपने आंसर आप मिलाते चल जाएं जो आपने पेपर डाउनलोड करा होगा। अगर पेपर नहीं डाउनलोड करा तो सीधे पेपर सीटेट की साइट पे जाइए, यानी ctet.nic.in। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर क्लिक करिए, और क्लिक करके आप जैसे होम पेज पे जाएंगे वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो 3 ऑप्शन में से पहले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें लिखा होगा सीटेट पेपर रिस्पॉन्स, इस तरह का कुछ दिखाई देगा। वहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं किस तरह से मैंने पेपर डाउनलोड करके दिखाया है। तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कॉलम दिखाई देंगे पेपर 1 के। आपका डैशबोर्ड खुलने में पेपर 1 और पेपर 2 2 कॉलम दिखाई देंगे सबसे नीचे। उसमें पेपर 1 पे क्लिक करिए, अपना पेपर प्रिंट एज PDF प्रिंट जैसे करेंगे PDF के फॉर्म में खुलेगा, और उसे पहले पूरा स्क्रॉल कर लीजिए, क्योंकि इसमें सीटेट के पेपर में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो पहले पूरा स्क्रॉल कर लीजिए, फिर प्रिंट पे क्लिक करिए और प्रिंट को भी स्क्रॉल कर लीजिए, देखिए पूरा प्रिंट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इमेज टाइप में होता है पेपर, तो ये दिक्कत कर जाता है। ऐसे ही दूसरा पेपर और अपने पास सेव करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चे के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? उदाहरण के बारे में कह रहा है। तो आप देखिए किस तरह के, ये देखिए ऑप्शन अगर काटने हो तो हमें किस तरह के, हमने देखा था ऑप्शन काटने की तरीका। तो क्या कह रहा था, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखने को कहेंगे, राज्यों का नाम बताने को कहेंगे, कविता सुनाने को कहेंगे, और फिर आखिरी क्या बच्चा, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और वह क्यों। अब इस प्रश्न को उत्तर को ध्यान से देखिए, तो उसमें क्या होगा, क्यों क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। तो एक तरह से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए क्यूरियोसिटी होगी उसमें मन में, और वो सोचेगा क्या खाते हैं पता करूँ मैं। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछेगा। तो इस तरह से यही एक तरीका है जिसे उसे चिंतन कराने के लिए बढ़ावा दे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 से 2.5 मतलब 1.5 और से लेकर 2/5 का बच्चा जो है, उम्र का बच्चा अक्सर उच्चारण में 2 शब्द उच्चारण को मतलब कुछ शब्द बोलता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बकवाद। बकवाद, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें अलग से लगते हैं, पर ये टर्म पढ़नी पड़ती है साइकोलॉजी में, जब बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कई चुनौती ना दे सके? यानी चुनौती के बारे में ना दे सके, क्या पहले तो ये कर लीजिए, ना दे सके, ठीक है। तो इसमें हाँ वाले ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, बचा कौन सा? ना, नहीं। ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 नहीं। विद्यार्थी ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने से हिचकते हैं जिसमें, ये वही क्वेश्चन है। ये अगर आपने पेपर ओल्ड पेपर देखा होगा तो 2011 से लेके 2020 तक के जितने पेपर हैं उसमें एक क्वेश्चन आता था कि आप टीचर हैं और टीचर होने के बाद अगर उसे डांटते या कहना उसे
एक तरह से इस तरह का माहौल पैदा करते हैं कि जिससे आप बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहा, तो वही क्वेश्चन इन्होंने घुमा फिरा कर यहाँ पर पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, पर बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पेपर कंप्यूटर बेस्ड हुआ है और कंप्यूटर बेस्ड के चक्कर में थोड़ा सा इन्होंने पेपर मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए चाइल्ड इज इन ए क्लासरूम। ये सीधे सीधे देखिए अंडरस्टैंडिंग मैथ ऑपरेटिंग के बारे में कह रहा है, तो आपको मैंने ये सीधे सीधे देखिए, इसका क्वेश्चन का अर्थ ये है हिंदी में कि एक बच्चा है, वो मैथ की प्रॉब्लम जो है, मैथ अंडरस्टैंडिंग मैथ को जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो उसको कौन सी विकार है, विकार से क्वेश्चन है तो उसे कौन सा विकार होगा, मैथ। अगर जहां मैथ की बात आ जाए तो मैथ का कौन सा विकार है, आपको बताया था डिसकैलकुलेशिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। यही चार जो है मॉडर्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। डिसग्राफिया सॉरी 3 पूछे जाते हैं, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया। ग्राफिया में क्या होता है, लिखने संबंधित विकार होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, बोलने संबंधित विकार है। और डिसकैलकुलेशिया किससे संबंधित विकार है, ये मैथ संबंधित विकार है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। तो आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक समावेशी संस्थान में एक श्रवण बाधित बच्चा, अंडरलाइन कर लेंगे, श्रवण बाधित विद्यार्थी यानी बच्चे की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है, बोल रहा है नहीं है। तो प्रभावी क्या, एक जो श्रवण बाधित है, श्रवण बाधित कौन सा बच्चा होता है, सुनने वाला, जो सुन नहीं पाता एक तरह से, तो उसे क्या कहेंगे, सीधे सीधे मौखिक की बात हो रही है। तो संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहेंगे, नहीं उसे ऑडियो विजुअल ऐड दिखाएंगे, देखिए चलचित्र दिखाएंगे, उसके साथ सब चित्र का प्रयोग करेंगे, गतिविधि करेंगे। इस तरह के आंसर आपको बिल्कुल आपको एक्यूरेट सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जब आप सोचिए, आप चुप रहते हैं तो आपके सामने वाला अगर उसे कुछ समझाना हो तो किस तरह समझाएंगे, तो ये एक माध्यम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के, यानी सुविधा वंचित वर्ग की बात कर रहा है, सफलता या असफलता के बारे में विचार अक्सर उसके सीखने व अभिप्रेरणों को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है, गलत नहीं पूछा उसने, सही है। तो इसका क्या आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर होगा तीसरा, शिक्षक को बच्चे को क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी तीसरा होगा, शिक्षक को बच्चे को प्रतिस्पर्धा करने एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से कारणों द्वारा विद्यार्थियों में बच्चे को अधिगम से जोड़ा प्रभावित होता है, यानी कौन सा होगा, इसमें सारे ही कारण होंगे, पारिवारिक सामाजिकरण में समकक्ष और संस्कृति और बच्चे का आत्मसम्मान, यानी इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चे को संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित करना किया जा सकता है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा पहला होगा बच्चे को वर्ण, दूसरा होगा अध्यापक के संवेग द्वारा, और तीसरा होगा बच्चे के सकारात्मक परिवेश में संबंध करना। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं,
क्या कह रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चे को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि क्या बात कर रहा है, वो विभिन्नता की बात कर रहा है। तो इसमें क्या आंसर होगा, देखिए सीधे सीधे आंसर आपको दिख रहा है, यह बच्चों के एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक स्पर्धा नहीं करने देता। क्योंकि देखिए अगर बुद्धि लब्धि के समूह स्थिरता को पृथक ना करे तो वो क्या करेगा, अंतर समूह प्रसिद्ध नहीं करने देगा एक दूसरे से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 14, यानी क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के मॉडल पर है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो इस बार के सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन, यानी पहले जो 2 क्वेश्चन आते थे वो अब 3 से 4 क्वेश्चन बन गए हैं। तो आप खुद देखिए इस पेपर में कि 3 से 4 क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक से आ रहे हैं, और वो भी मनोवैज्ञानिक के साथ साथ थ्योरी, उसमें मतलब पेडागोजी इंक्लूड करके। तो इसका क्या आंसर होगा, आंसर होगा नैतिक विकास के चरणों में स्वरूप स्व भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, किसी संप्रदाय के प्रासंगिकी और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है इस चीज के बारे में। देखिए अगर ऑप्शन काटे रटने की बात आ गई, पाठ्य पुस्तक के बच्चों की कॉपी से बात आ गई, परिभाषा से बात आ गई, तो इसमें क्या कह रहा है, उसके बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक केस से जोड़ने की बात कर रहा है, बच्चे के जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट यही बैठता है, और जिसका पेपर है उसने भी यही लगाया हुआ है। तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, विकास का चरणी सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से स्पष्ट रूप से जोड़ता है। आपको पता है विकास का जो सिद्धांत है, विकास निरंतरता का सिद्धांत के ऊपर है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। सिर्फ आप इसी ऑप्शन को देखकर आंख बंद कर लगा सकते हैं विकास के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। ये वही क्वेश्चन है, अगर आपने पेपर उठा के देखा, अगर एक बच्चा असफल हो रहा है तो उसमें क्या पूरा विद्यालय, या इस तरह क्वेश्चन था सीटेट में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इस तरह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर 16 तारीख वाले बच्चे भी पेपर उठा के देखते ढंग से 2011 से लेकर अब तक के, तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप 2011 से लेकर अब तक के पेपर उठा कर देख के जाइए। और उसके बाद ये 16 तारीख वाला पेपर है ना, 16 तारीख वाले पेपर के बाद में जो पेपर आए हैं उसमें तो इस तरह का हाल था कि बहुत से पेपर 2 में तो यूपी टेट के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। तो जिन्होंने बच्चों ने पेपर 2 में यूपी टेट, सी टेट और जो एनालिसिस है, जो एनालिसिस मिल रहा था आपने वो देख लिया, तो वो आज पास है, सी टेट पास है उसका। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या है, बच्चे इसलिए असफल होता है क्योंकि विद्यालय में बच्चे के सीखने की विभिन्न गतिविधियों को संगत नहीं करते। तो इसके बारे में विद्यालय के ऊपर, क्योंकि अगर बच्चा पास होता है तो वो उसका कारण, मतलब वो उसके अपने प्रयास से पास होता है, और अगर बच्चा फेल होता है तो विद्यालय की वजह से। ये थोड़ा सा एक और लगता है, पर ये फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है कि वह अभी दूसरे व्यक्तियों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, ठीक है, वह अपने
पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण बालिकाओं के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? ये घुमा फिरा के इतना लंबा क्वेश्चन जो बनाया है सीटेट ने, ये सीधे सीधे पूर्ण सक्रियात्मकता के बारे में बता रहा है। ठीक है, आपको जो इतनी सब चीजें बताई गई हैं इसमें, इससे घबराना नहीं है। वो एक तरह से बालिका को प्रतीकात्मक खेल के बारे में और उसके जो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्पष्ट संप्रेषणता को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका की बात करें, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, सीबीएसई के पेपर में, जितना भी सीबीएसई का पेपर है उसमें लैंगिक भेदभाव के लिए या फिर प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अध्यापिका का ज़्यादा नाम दिया जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान दें। एक स्पष्ट को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति को अपना रही? सीधी सीधी बात है, अगर आप देखें किस बारे में कह रही, आपको क्वेश्चन दिया, बच्चे को क्वेश्चन दिया, सीधे सीधे क्वेश्चन दिया, उसने क्वेश्चन दिया 2 + 2 4 होते हैं, तो बताओ 4 + 2 + 2 कितने होते हैं? तो उसने आधा सम कर दिया, मतलब इस तरह से एक क्वेश्चन आधा करके दिखा दिया, और अब इसका आंसर पूछ रही है, या सीधे सीधे उस क्वेश्चन में आधा स्टेप कर दिया, 2 स्टेप कर दिए, तो उसमें आगे करने के लिए छोड़ देती है, तो वो होता है सीधे पहाड़। और अगर आपको पहाड़ कहीं दिखाई दे जाए तो सीधे आंख बंद कर कर पहाड़ लगा दीजिएगा, आंसर उसमें पहाड़ ही मिलेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो जैसे निरंतर विकास में, अगर विकास का क्वेश्चन दिखाई दे, विकास का भी क्वेश्चन ना दिखाई दे, अगर क्वेश्चन में दिखाई दे निरंतरता का विकास निरंतरता का है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो वहां पर वो आंसर होगा। पहाड़ दिखाई दे, पहाड़ होगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी ट्रिक से ही आपका एक एक नंबर आपके गेन होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा माहौल के अनुसार है? तो क्या है? भय मुक्त वातावरण की संरचना। ऊपर भी हमने पढ़ा था, जब भय मुक्त वातावरण ही होगा कक्षा में, आप ये मान लीजिए आप कक्षा में एज ए टीचर हैं, मतलब एज ए टीचर हैं, आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, ठीक है, 20 लड़के और 20 लड़कियां हैं। तो अगर आपके स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो टीचिंग इफेक्टिवनेस कैसी होगी? और टीचिंग इफेक्टिवनेस के लिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है, और क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चे का जो है वो भय मुक्त होना जरूरी है। कि अगर आप कक्षा में हैं और आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय अगर उसे समस्या लगती है तो समस्या के दौरान वो अपनी समस्या तुरंत उसको हल करे। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन के रूप में भी, अगर बच्चे की जो समस्या है अगर वो तुरंत हल नहीं होती तो वो एक तरह से उसे समस्या और उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया के बारे में क्या है? विकास की प्रक्रिया में संस्कृति विविधताएं होती हैं। क्या कह रहा है? विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिएटिव इन ए क्लासरूम कैन बी इंक्योर्ड बाय द इसके बारे में सीधे सीधे ये कह रहा है। तो क्या कह रहा है इसमें? रचनात्मकता बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को किस अवसर प्रदान, मतलब किस तरह के अवसर प्रदान करने चाहिए? अपॉर्चुनिटी इन स्टूडेंट प्रोवाइड टू अपॉर्चुनिटी, यानी क्रिएटिव क्लासरूम के लिए क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए? तो क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए? उसे इनक्यूरेसी ऑर्गेनाइज, मतलब यानी कि मौलिक खोज एवं सोच को बढ़ावा देने चाहिए। थिंकिंग की बात है, जहाँ पर 2 बात हो रही हैं, तो उसका आंसर यही होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में बच्चे को सफलता का व्यय, यानी ये फिर क्वेश्चन आपको रिपीट मिला है ओल्ड पेपर से। सफलता के व्यय के ऊपर एक क्वेश्चन था 2011 से लेकर 2020 के पेपर में। आप देखिए, क्यों दूर करना क्यों जरूरी है। अगर कोई बच्चा है क्लासरूम में, पर ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज नहीं है, सीटेट कभी भी एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। तो उस टाइम पे ये था कि अगर आपके क्लासरूम में एक बच्चा है, वो परीक्षा को लेके भयभीत है, तो आप उससे किस तरह का, इस तरह का क्वेश्चन मतलब था वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, वो असफलता का भय है, तो उसे आप किस तरह दूर करेंगे। अगर आपके बच्चे में असफलता का भय होगा, तो भय का एहसास कराने वाले बच्चे को सकारात्मक या विकासात्मक रूप से विफल होता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन चौथा, भय का साहस करने वाले बच्चे क्या होते हैं? विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें थोड़ा सा ये था कि डाउटफुल था, इसलिए इस पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आप इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर ऑप्शन में थोड़ा सा, तो इसलिए हमें इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पुरुष समानता दिमाग में सोचते हैं, क्या कह रहा है? पुरुष सामान्यता दिमाग में सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय में सोचती है। ठीक है, पुरुष क्या है? दिमाग से सोचता है और महिलाएं हृदय से सोचती हैं। यह कथन किसके बारे में बता रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिता। अगर यही बात हम इस तरह कहें कि एंटिटी में लड़कियों को क्यों लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत से फैक्ट हैं टीचिंग में भी, और हम डेली लाइफ से उसे लेके चले तो दिक्कत होगी, इसलिए पर इसका आंसर लैंगिक रूढ़िवादिता है। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, मतलब गार्डनर की थ्योरी के बारे में कह रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए टीचर मॉडल, यानी टीचर मॉडल के स्ट्रेटेजी है विद इन ए क्लासरूम बिकॉज, यानी हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा के में तरह तरह के अध्यापन रणनीति का इस्तेमाल होना जरूरी है। इस तरह के ये क्वेश्चन है हिंदी में अनुवाद इसका। तो क्या होगा इसका आंसर? इट इज हेल्प, यानी ये बहुबुद्धि सिद्धांत को निष्पादन करने में मदद करता है। आप इसका आंसर लिख लीजिए, हिंदी में मैं लिख देता हूं, यह है बहुबुद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। इट इज हेल्प टू मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो इंग्लिश वाले हैं वो इसे कर सकते हैं, यानी, और जो हिंदी वाले हैं वो इसको देखकर अपना आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वंचित एवं हाशिए पर स्थित समूह के भाषा और संस्कृति के स्कूलों के पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक को क्या सुनिश्चित कर सकता है? क्या कर सकता है? कक्षा मतलब शिक्षा में समानता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक प्रगतिशील, देखिए प्रगतिशील के बारे में भी आपको मिल गया, समावेशी के बारे में मिल गया, एनसीएफ के बारे में मिल गया, और बहुत सी चीज़ें के बारे में मिल गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन से
मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब नहीं किया जाता आ गया है और आपको केवल की बात दिखाई दे रही है। तो हमने नेगेटिव वर्ड में क्या पढ़ा था? केवल। तो यहाँ सीधे सीधे आंसर आपको केवल लग जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल मानक निर्देशित मूल्य पर आश्रित होता है। जो मानक के निर्देश हैं वो नहीं। इसमें सारे आंसर होंगे। पोर्टफोलियो तैयार करना, अध्यापक को मननशील करना, जागरूक करना, एक तरह से इस सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करना चाहिए। ठीक है। नहीं बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए बिना गलत के भय से। मतलब आप, ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। उसमें ओल्ड पेपर में आप देखेंगे वो इस तरह से था कि क्वेश्चन में एक टीचर है, तो टीचर क्वेश्चन पूछने के लिए कहता है और वो अगर भय के डर से बच्चा ना बोले तो वो इस तरह क्वेश्चन था कुछ। तो वहीं पे यहाँ पे भी वही बात हो रही है। तो वो भी इसी तरह क्वेश्चन है। नहीं बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब प्रोत्साहन करेगा ही, मतलब उस क्वेश्चन को पूछने के लिए, अगर वो बच्चा ये सोचेगा कि उत्तर गलत है, मैडम डांटेगी, तो गलत होगा। फिर वो बच्चा उस डर से कभी भी उत्तर या खड़ा होकर आंसर देने की सोचेगा भी नहीं। तो गलत दे रहा है, आप पहले उसका आंसर सुने, दूसरे बच्चे का आंसर सुने, तीसरे बच्चे का, सबका आंसर सुने। फिर अगर कोई अकॉर्डिंग, मतलब उसके आंसर के थ्रू बताता है, मतलब कोई बच्चा ये बता देता है कि ये आंसर है और वो सही होता है, तो हाँ कहिए कि हाँ इस तरह का आंसर होना चाहिए। और अगर कुछ कमी छोड़ देता है तो उसे सुधारते हुए आपको आंसर देना चाहिए। ये एक टीचर का टीचिंग क्लासरूम में रूल होता है, जो आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है? तो किस प्रकार कर सकता है? बच्चों के संवेगों को सीखने के लिए की प्रक्रिया में हिस्सा बनाकर। क्या कह रहा है? वो हिस्सा बनाने की बात कर रहा है। तो ये भी आपको अलग अलग समूह में नहीं करना और पुरस्कार नहीं देना, उसे एक सारणी के पालन करने के लिए नहीं करना। तो ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमने सीडीपी के जो भाग था, यानी सीडीपी का जो भाग था 16 दिसंबर का जो पेपर था, यानी फर्स्ट डे का, उसे हमने देखा। और आपको इसका जो 16 दिसंबर का ईवीएस का भाग आपको मिल चुका है। आप चैनल पर जाकर देख लीजिए और अपने आंसर मैच कर लीजिए। और इसमें आपके 30 में से, या सॉरी 30 में नहीं, 29 के आंसर मैंने बताए हैं। 29 में से आपके कितने आ रहे हैं? एक क्वेश्चन डाउटफुल है तो उसको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं गलत आंसर आपको बताना नहीं चाहता और जिससे आप कंफ्यूजन हो। 29 में से आप कितने आंसर आपके सही हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आप हमें पता चले कि कितने बच्चों के सही हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे बच्चों जो 16 तारीख वाले बच्चे हैं उनके पास वीडियो पहुँचे और वो भी अपने आंसर लगा सके। थैंक यू।